तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो कल खिलेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है रीतिकाल। इससे पूर्व आप लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम रीतिकाल से संबंधित कवियों के और रचनाओं के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। यह रीतिकाल से संबंधित जो क्वेश्चंस है वह हाई स्कूल के पेपर में भी पूछे जाते हैं, अतः हाई स्कूल के भी जो विद्यार्थी हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इस वीडियो संबंधित आपके हाई स्कूल के पेपरों में, यूपी बोर्ड के पेपरों में 2 या 3 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो आइए हम रीतिकाल के बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो रीतिकाल है, रीतिकाल की समयावधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक बताया गया है। संवत 1700 से 1900 तक का जो काल है, जो समय है, इस समय को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। अगर इसको ईस्वी में ले लिया जाए तो इसमें से 1700 में आप 57 को घटा देंगे तो आपका ईस्वी सन जो है ज्ञात हो जाएगा। तो अगर ईस्वी में इसको लिया जाए तो इसमें से 57 घटा दिया जाएगा तो यह हो जाएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका ईस्वी सन में जो समय अवधि है 1643 से 1843 ईस्वी तक है और संवत जो है वह 1700 से 1900 तक है। अब जो रीतिकाल है, तो रीतिकाल में जितने भी कवि थे उनको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने 3 भागों में बांटा है। जैसे पहला हो जाएगा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और रीति मुक्त। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय जिसको प्राप्त है उस आचार्य का नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है।
रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, और तीसरा हो जाएगा रीति मुक्त काव्यधारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीतिकाल के जनक कौन हैं? तो जो रीतिकाल के जनक हैं इस पर भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश जो विद्वान बताते हैं रीतिकाल के जनक को, तो वह होते हैं केशवदास। आचार्य केशवदास जी को रीतिकाल का जनक माना गया है। केशवदास जी को रीतिकाल का जनक माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का जनक चिंतामणि जी को माना है। तो अधिकांश जो विद्वान माने हैं उसमें जिस आचार्य कवि का नाम आता है उनका नाम क्या है? केशवदास। एक क्वेश्चन और भी नोट कर लेंगे कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो आपका आंसर यही होगा कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी है। अब जो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, जिसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि रीतिबद्ध काव्यधारा का जनक किसे माना गया है। तो वह है आचार्य केशवदास। केशवदास जी को रीतिबद्ध काव्यधारा का जनक माना गया है। रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ही कवि आते हैं, बिहारी लाल जी, जिनकी एक रचना है बिहारी सतसई। उस रचना में 719 दोहे हैं और मात्र 719 दोहे लिख कर के ही बिहारी जी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। कई कई पुस्तकों में 713 भी बताया गया है, लेकिन पूरी जो इनके दोहों की संख्या है वह 719 बताया गया है, जिसमें से 600 जो दोहे हैं वह नीतिपरक, राजनीतिपरक दोहे हैं, और उसके अतिरिक्त जो शेष जो दोहे बचते हैं वह भक्ति परक दोहे हैं। इसके बाद जो अगला कवि आते हैं जिसको रीति मुक्त के अंतर्गत रखा गया है, और रीति मुक्त काव्यधारा के जो जनक हैं वह घनानंद जी हैं। घनानंद जी को रीति मुक्त काव्यधारा का जनक माना गया है। अब क्वेश्चंस ये आता है कि रीतिकाल में वीर रस से संबंधित रचना करने वाले कवि कौन हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में अधिकांशतः श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन एक कवि है जिस कवि की रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें वीर रस की भावना स्पष्ट परिलक्षित होगा और राष्ट्र प्रेम की भावना उसमें दिखाई देगा। उस कवि का नाम है भूषण। भूषण जी ने जो भी रचना किया है उसमें वीर रस की प्रधानता है। उस कवि का नाम क्या है? भूषण। भूषण जी की जो रचनाएं हैं उसमें आपको वीर रस की प्रधानता दिखाई देगी। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं जिसमें आप देखेंगे कि आपको वीर रस की प्रधानता दिखाई देगी। अब क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखेंगे। जैसे रीतिकाल जो है, अब इसका जो नामकरण है अलग अलग विद्वानों ने अपने तरफ से अलग अलग
प्रकार से बताया है। अब जिसे क्वेश्चन से आता है, यहाँ पे नोट कर लेंगे रीतिकाल के अन्य नाम। तो रीतिकाल का अन्य जो नाम है, एक तो रीतिकाल इसको कहा गया है, रीतिकाल। क्वेश्चन ये आता है कि रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है। तो नोट कर लेंगे रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले आचार्य का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल की उपाधि दी है, रीतिकाल नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल भी उन्होंने रीतिकाल को कहा है, और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही रीतिकाल नाम दिया था। अब देखिए रीतिकाल का और नाम क्या है। रीतिकाल का श्रृंगार काल भी कहा गया। रीतिकाल का एक और नाम है श्रृंगार काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन नामों को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। देखिए रीतिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें अधिक मात्रा में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार रस काल किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तीसरा पॉइंट, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। अलंकृत काल, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने। तो जो रीतिकाल में अलंकृत काल नाम जो दिया है वह मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु का मतलब इसमें 3 भाई थे, और यह 3 भाई मिलकर के एक तरह से मिश्रित रचना किया करते थे, जिसमें तीनों भाइयों का नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों जो भाई हैं ये मिश्र बंधु के नाम से रचना किया करते थे। अगला जो रीतिकाल का नाम बताया गया है वह है कला काल। कला काल, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा रमाशंकर शुक्ल रसायन जी ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। और एक और नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, 5वां, रीतिकाल को काव्य काल किसने कहा है, तो आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने रीतिकाल को काव्य काल कहा है। तो इस तरह से आप जो रीतिकाल का नाम है इसका अलग अलग कवियों के द्वारा नामकरण जानना। रीतिकाल का जनक कौन है, तो एकदम याद कर लेंगे केशोदास जी है। रीतिकाल का जनक केशोदास जी को किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। आंसर हो जाएगा आचार्य
विश्वनाथ प्रसाद जी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतिकाल का जनक केशवदास जी को माना है और इन्हीं केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वह कई छंदों में बंधी हुई रचना है। साधारण जनमानस को इनकी रचना समझ में पूर्णता नहीं। रीतिकाल से संबंधित जो अन्य कवि हैं उन कवियों का नाम, उनके द्वारा रचित रचनाओं को हम पढ़ेंगे। फिर रीतिकाल की विशेषता क्या है, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे इस टॉपिक रीतिकाल को पढ़िए। और हमारा वीडियो जब आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ हमारा चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को तुरंत सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, रीतिकाल को 3 श्रेणियों में, 3 भागों में बांट दिया गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इसमें जो कवि आने वाले हैं जैसे भूषण है, चिंतामणि है, मतीराम है, सभी कवियों के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा भूषण जी के बारे में हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। जो भूषण जी हैं, भूषण जी का जो वास्तविक नाम था वह था घनश्याम। घनश्याम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। TGT PGT के पेपरों में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। भूषण की जो रचना थी बीरस और ओज गुण से परिपूर्ण रचना थी। शिवावामनी, छत्रसाल दशक, जो भी इनकी रचना है उसमें आप देखेंगे तो अधिक मात्रा में ओज गुण और वीरस की प्रधानता आपको परिलक्षित होगी। तो आइए हम रीतिकाल के जो 3 पार्ट्स हैं उनके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, रीतिबद्ध का मतलब क्या है? तो जो रीतिबद्ध है उसका मतलब ये होता है कि इस काल में या इस समय में जो भी आचार्य थे, जो भी कविगण थे, वह एक रीति थी, एक परंपरा थी। उस परंपरा में बंध करके ये लोग रचना करते थे। पूर्णतः मुक्त नहीं थे, कौन सा रस रहेगा, कौन सा छंद रहेगा, इस तरह से एक परंपरा में बंधे हुए कवि थे। चाहे वो केशवदास जी हो, भूषण जी हो, मतीराम जी हो, चिंतामणि जी हो, यह एक परंपरा में बंध करके एक लाक्षणिक ग्रंथों को लिखने का कार्य करते थे। भूषण जी ही एक रीतिकाल में ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई है। इसके अतिरिक्त जितने भी कवि हैं उनमें आप देखेंगे तो अधिक मात्रा में आपको श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी, क्योंकि उस समय हमारा देश मुसलमानों का गुलाम था। मुस्लिम जो शासक थे सभी लोगों को प्रताड़ित करते थे, आम जनता बहुत दुखित थे। राजा के संरक्षण में उनको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं था। सुरा और सुंदरी में उस काल के राजा निमग्न रहा करते थे। प्रजा के सुख दुख के प्रति उनका बहुत कम ही दृष्टिकोण होता था। उसमें से कुछ अच्छे राजा भी थे, क्योंकि इसी काल में जो आप भारत में अनेक प्रकार के जैसे लाल किला हो, ताजमहल हो,
ये कुतुब मीनार हो इत्यादि बहुत सी जो कृतियाँ हैं, जो असलाकृतियाँ हैं, इसका इन लोगों ने निर्माण किया। तो एक तरह से ललित कलाओं से उन राजाओं को विशेष प्रेम था। उस काल के जो कवि थे, स्त्रियों के बाह्य सौंदर्य को अपनी रचना के माध्यम से दिखाना चाहते थे और राजा को मुक्त करना चाहते थे। जिसके संरक्षण में, जिसके आश्रय में वो लोग रहा करते थे, तो राजा मुग्ध होकर के उनको स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण की मोहरें देता था। कहा जाता है कि बिहारी जी कि एक एक दोहे पर जयचंद जो राजा था वो खुश होकर के 100 सोने की मोहरें इनको प्रदान करता था। रीतिकाल में जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, उनको पैरों का धूल समझा जाता था। उनके आंतरिक गुणों को ये लोग महत्व नहीं देते थे। ऊपर से वो बहुत सुंदर लगे, नृत्यांगना हो, देखने में अच्छी लगे, तो उसको लोग बहुत ही सम्मान देते थे। जो बिहारी जी हैं, इनकी सिर्फ एक ही रचना है जो रीति सिद्ध के अंतर्गत आती है। रीति सिद्ध काव्य का मतलब होता है कि ना तो ये रीति से पूर्णतः मुक्त है और ना ही रीति की जो परंपरा है उसमें बंधी हुई है, अर्थात ये बीच का पार्ट्स होता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कवि आते हैं, बिहारी जी, और इन्होंने बिहारी सतसई लिखा है। 719 दोहे हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इनकी जो भाषा थी, ब्रज भाषा थी, और प्रत्येक दोहे पर इनको स्वर्ण मुद्राएं राजा जयचंद से प्राप्त होता था। इसके बाद जो रीति मुक्त जो कवि है, जिसके जो जनक हैं, वह है घनानंद जी। घनानंद जी जिस राजा के राज दरबार में रहा करते थे, तो उस राज्य दरबार में एक वेश्या भी रहती थी जिसका नाम क्या था? सुजान। सुजान नृत्यांगना थी और उस सुजान से घनानंद जी बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार राजा के राज दरबार में राजा ने आदेश दिया कि घनानंद को ये गीत सुनाओ, तो घनानंद जी गीत नहीं सुनाए। फिर जब सुजान ने कहा कि घनानंद जी गीत सुनाइए ना, तो घनानंद जी सुजान की बातों को, वेश्या जो थी, नृत्यांगना थी, उसकी बातों को सुन करके उसकी तरफ मुख करके और गीत सुनाने लगे, जिससे वह राजा रुष्ट हो गया और उसने तुरंत ही आदेश दे दिया कि मैंने अभी तुमको आदेश दिया है और मेरी बातों को उन्होंने उल्लंघन किया, और इस नृत्यांगना ने तुमको कहा, तुमने गीत गाया, अतः तुम राज्य में रहने के अधिकारी नहीं हो, निकल जाओ अभी इस राज्य से। तो घनानंद ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, चलो सुजान तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन सुजान ने जाने से मना कर दिया। तब घनानंद जी के मन में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होने लगी कि जिस नृत्यांगना से मैं बेहद प्रेम करता था, आज मेरे ऊपर दुख की घड़ी पड़ी है, मुझे राज्य को छोड़कर जाना पड़ रहा है, इस समय मेरा साथ नहीं दे रही है। तो उनके अंदर से अनेक तरह के जो भावनाएं प्रस्फुटित हुए, उसको इन्होंने रीति की जो परंपराएं थी उसको त्याग करके रीत से पूर्णतः मुक्त होकर के अपनी रचना क्या करने लगे। इनकी जो रचना है इश्कलता, सुजान सागर, इत्यादि, अधिकांशतः पूछा जाता है कि इश्कलता के लेखक कौन है, तो घनानंद जी हैं। सुजान सागर के रचनाकार कौन है, तो घनानंद जी। अब क्वेश्चन एक और मैं बता देना चाहता हूं कि रीति शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, रीति शब्द का अर्थ अन्य विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग तरह से दिया है। डॉक्टर
गिरिराज जी ने रीति का जो अर्थ बताया है वो बताया है काव्यांग, काव्य का अंग। और क्वेश्चंस यही सही होगा कि रीति का अर्थ क्या है, तो आपका आंसर ये होगा काव्यांग, काव्य का अंग। तो आइए अब हम इस रीतिकाल में आने वाले अन्य कवियों की रचनाओं के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम रीतिकाल से संबंधित कुछ कवियों का नाम और उनसे संबंधित जो रचना है उसको याद करेंगे। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं उन रचनाओं को आप लिख लेंगे और लिख करके उसको अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे। जैसे केशवदास जी हैं, जिनको कठिन काव्य का प्रेत और रीतिकाल का जनक माना गया है, उनकी जो रचनाएं हैं जैसे कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका इत्यादि और भी रचनाएं हैं इनकी। जिस चिंतामणि है, रस विलास, कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। तो ये अधिकांशतः ये कवि कुल, कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, ये एकदम याद कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट रचना है। रामचंद्रिका, ये भी अधिकांशतः कई बार पूछा गया है। जहांगीर, यश चंद्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता कई बार ये पूछ दिया गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट्स रचना है उनको आप लोग बिल्कुल ही नोट कर लेंगे, चाहे वह DLED 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हों या फिर जो है हाई स्कूल के विद्यार्थी हों, क्योंकि इस रीतिकाल से अधिक मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे भूषण जी हैं, शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल, दशक। तो इनकी जो रचना है वह वीर रस से संबंधित है, उसमें ओज गुण पाया जाता है और यह राष्ट्रवादी एक तरह से कवि हैं। जो शिवराज भूषण है, इसमें जो अलंकारों का वर्णन किया गया है, तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन है। देखिए, जो शिवराज भूषण है, शिवराज भूषण में 105 अलंकार पाए जाते हैं। और इसके बाद आने वाला जो समय होगा उसमें रस छंद अलंकार भी आप लोगों को बताना है अगले वीडियो में। लेकिन जो शिवराज भूषण है इसमें आप नोट कर लेंगे कि इसमें 105 अलंकार पाए जाते हैं। और जो अलंकार हमारे पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित है उन अलंकारों को हमें पढ़ना है, क्योंकि हर एक पाठ्यक्रम में अलंकार निर्धारित किए गए हैं कि हाई स्कूल में इतने अलंकार पूछे जाएंगे, इंटर में इतने पूछे जाएंगे, टेट सीटेट में कितने अलंकार पूछेंगे, सबका एक पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो आने वाले वीडियो में हम अलंकार के भी बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मतीराम है, इनकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ललित ललाम, रसराज, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कवि जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं उनकी भी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रीति सिद्ध काव्य धारा के जो कवि है वह है बिहारी जी, और इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। रीति मुक्त काव्य धारा के जो जनक है घनानंद जी हैं, और उनकी रचना है घनानंद जी। इनकी रचना है सुजान हित, इश्क लता, वियोग बेली, प्रेम पत्रिका इत्यादि। तो जो इम्पॉर्टेंट से रचना है इसको आप एकदम से नोट कर लेंगे, कॉपी पॉइंट में नोट कर लेंगे। और आइए थोड़ा सा हम इसकी प्रवृत्तियों के बारे में बता देना चाहते हैं कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा अगर हो रहा होगा तो आप घबराइए नहीं, 5 मिनट में ही हम रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। और DLED के जो विद्यार्थी हैं इसको आप पूर्णतः कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को ही क्या बोलते हैं? प्रवृत्तियां, ठीक है, विशेषताएं। तो पहला जो विशेषता है वह हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता, अर्थात इस काल में
जितनी भी रचना होती थी उन रचनाओं में अधिक मात्रा में अगर कोई रस पाया गया है तो वह कौन सा है? श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जो कवि थे इसमें एक ही राष्ट्रवादी कवि थे भूषण, उनके अतिरिक्त अगर कवियों को देखा जाए तो अन्य कवियों में राष्ट्रीयता की भावना का पूर्णतः अभाव पाया गया है। तीसरा, स्त्रियों के बाह्य सौंदर्य का वर्णन। स्त्रियों के बाह्य सौंदर्य का वर्णन, ठीक है। चौथा हो जाएगा प्रकृति वर्णन नगण्य, अर्थात जो प्राकृतिक वर्णन है, प्रकृति के प्रति जो लगाव है, इस काल में आपको नहीं मिलेगा। पांचवा हो जाएगा, इसमें भी क्या होता था? आश्रय दाता राजा की प्रशंसा। ये लोग भी अपने आश्रय, जिस राजा के आश्रय में रहते थे, उनकी प्रशंसा करके और स्वर्ण मुद्राएं, मोहरें इत्यादि लेने का कार्य करते थे, ठीक है। अगला देखेंगे, छठवां जो होगा प्रबंध काव्य की रचना। प्रबंध काव्य की ये रचना करते थे। रीति में कुछ लोग बध करके, कुछ लोग रीति मुक्त होकर के रचना किया करते थे। तो प्रबंध काव्य की रचना भी इस काल में हुई है, ठीक है। और अगर रस पूछ लिया जाए तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये रीतिकाल की कुछ विशेषताएं हैं जिसको आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न है, क्वेश्चंस है, वो आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपका जो रीतिकाल है, रीतिकाल लेक्चर 3 में आप लोगों ने डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, तो यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। और यह वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लास आरटीपी, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।